पहले तो हमने ये मस्ट कर दिया कि हम जो भी ट्रीटमेंट देने लगे हैं उससे पहले हम हाइड्रा फेशियल कर देते हैं। उससे ये होता है कि स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह से भी किसी के काम आ सकूं। जो हवा की ड्राइनेस है वो आपकी पोर्स को ख़राब ना करे, आपकी पोर्स को ओपन ना करे। वेलकम टू PSTKG डिजिटल, दिस इज इकरा तबस्सुम और आज मैं मौजूद हूँ सुमैया क्लिनिक में, जो एक बहुत ही अलग किस्म का क्लिनिक है। ना कि आपकी स्किन ट्रीटमेंट करता है बल्कि आपको बहुत सारी फ्री फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। उसमें आपकी फ्री स्किन एनालिसिस हैं और इसी के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी, जो डिज़र्विंग पर्सन्स हैं ताकि वो आगे अपने फ्यूचर में कुछ कर सकें, उनको भी जो है सर्विस प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो स्किन से रिलेटेड हैं, लोग उसकी वजह से परेशान भी हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और स्मोक, जो कि अहम इशू आजकल हमारा बना हुआ है और इस वजह से स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। आज उसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ सुमैया मौजूद हैं जो कि एस्थेटिक क्लिनिक की ऑनर भी हैं और स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो इकरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम, आज आपसे ना बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं लोगों के स्किन से रिलेटेड, तो आपसे वो सब पूछने हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप मैडम से बात करते हैं। मैम, बाहर जाके बात करें? हाँ, बाहर बैठ के बात। सुमैया, आप क्या क्या ट्रीटमेंट देती हैं? यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जो हमारी इन ट्रीटमेंट है वो हाइड्रा फेशियल है, फिर PRP है, हेयर की PRP है, फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस और फैट डिज़ोल्विंग ड्रिप्स हैं। साथ हमारी ग्लूटाथायोन है जिसको वाइटनिंग ड्रिप्स कहा जाता है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है उसकी, वो भी करते हैं। लाइक सिर्फ हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं यहाँ पे करें, उसके अलावा तमाम तर प्रोसीजर्स यहाँ पे करते हैं। अच्छा, ये सारी जो प्रोसीजर आप करते हैं बहुत फेमस हैं, इसके बारे में आपको बाद में पूछती हूँ डिटेल में। उससे पहले मुझे ये बताएं कि आप मैंने सुना है बहुत ज़्यादा सर्व करती हैं डिज़र्विंग पर्सन्स को, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली कभी कभी ये होता है कि आपका जो प्रोफेशन होता है वो आपका ब्रेड एंड बटर होता है, लेकिन ये मेरा पैशन है, सिर्फ मैं इसलिए इस काम को कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अपने पैशन को लेते हुए अगर मुझे साथ में मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, मैं किसी को ऐसा शख्स, जैसे हमारी एक डॉक्टर रिफ्का हैं, उन्होंने मुझे बताया वो कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं। बहुत ही अर्ली एज में 20 ईयर्स में एक बच्ची को कैंसर डायग्नोस हुआ और फिर आपको पता है कि ब्लड की कमी और कीमोथेरेपी उस सब से उसको यहाँ पे फ्रैकल्स आ गए। एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है ये फीमेल्स में, उसको फ्रैकल्स आ गए और उन फ्रैकल्स को ट्रीट करने के लिए उसका रिश्ता ख़त्म हो रहा था। उसके फियांसे ने उसको कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये फ्रैकल्स सिर्फ फ्रैकल्स की वजह से कि तुम्हारी ब्यूटी सारी ख़त्म हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो फिर हम लोगों ने बैठ के बात की और हमने कहा कि हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे। वो हमें जाके 2-3 लाख में 6 सेशंस पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ इसलिए कि उस बच्ची का घर ख़राब ना हो और वो आगे अपनी ज़िंदगी अच्छी से गुजार सके, क्योंकि 20 ईयर्स तो कोई भी एज नहीं है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई हो। तो इस तरह का मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई मेरे तक बात पहुँचे तो मैं उसका हल कर दूँ। हालांकि स्किन ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। मतलब अगर आप असली चीज़ों पे जाओगे तो आपको कोरियन असली चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे तो वो एक इंजेक्शन हमको 28,000 का पड़ता है। इसके अलावा आप जो ट्रेनिंग देती हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा जगहों पे आपका सुना और पढ़ा भी है कि आप बहुत फ्री ट्रेनिंग दे रही होती हैं। हाँ जी, फ्री ट्रेनिंग्स, फ्री ट्रीटमेंट्स, वो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कुछ बच्चियाँ ऐसी कि जो जिन्होंने BS एस्थेटिक्स या MS एस्थेटिक्स कर लिया लेकिन वो इंटर्नशिप कहीं नहीं कर पा रही हैं और वो गांव से आई हुई हैं, उनके फादर ने इतना तो कर दिया कि उनको एक बेसिक एजुकेशन दिलवा दी, लेकिन वो अपनी इंटर्नशिप कहीं पे पूरी नहीं कर पा रही। तो वो मैं ज़रूर उन बच्चों को मदद करती हूँ। हाँ, क्योंकि इसके वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब तक वो बच्चे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो आगे इसको प्रैक्टिस खुद अकेले क्लिनिक नहीं ओपन कर सकते। उसमें मैं उनको हेल्प आउट करती हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए उनको दिखा लेती हूँ, उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है। तो ये मेरी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह से भी किसी के काम आ सकूँ। ठीक है। अच्छा, एस्थेटिक क्लिनिक, क्या आपको बचपन से शौक था ये चीज़ें करने का, सोशल वर्क करने का, या फिर एस्थेटिक क्लिनिक स्किन से रिलेटेड पढ़ने का? इसके बैकग्राउंड असल में मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह आपके अंदर शौक पैदा हुआ कि आपने सोशल वर्क भी करना है और इतना महंगा है। मतलब नॉर्मली अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं किसी भी इलाज के लिए, उससे रिलेटिवली ज़्यादा महंगा होता है, कोई 4 गुना महंगा है। हाँ, तो मैं ऐसा में ये जानना चाहती हूँ अर्ज कहाँ से आपके अंदर? असल में हुआ ये कि शुरू में तो खैर मुझे ब्यूटी से रिलेटेड मुझे बहुत, मैं एक ही एक बहन हूँ तो मुझे पहनना ओढ़ना और ये सब करना बहुत पसंद है। और मैं अपने अब्बा की क्योंकि बहुत लाडली थी तो मुझे मेरे ऊपर ही सारा कुछ कि जी ये भी पहनना है वो भी पहनना है, हर चीज़ का मुझे शौक था।
वो उससे होते होते वो शौक मुझे दूसरों को खूबसूरत बनाना भी पसंद आने लग गया। फिर मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़ ली, फिर इस तरह मैंने मेरी एजुकेशन का भी हिस्सा रहा अक्सर ब्यूटी से रिलेटेड। वो फिर करते कराते एंड पे ये हुआ कि मुझे लगा कि इसको एक एज ए स्टडी पढ़ लेना चाहिए। फिर मैंने अपने प्रोफेशन में इसको पढ़ा काफ़ी। मेरे पास CPT की UK की सर्टिफिकेशंस हैं। फिर UAE में अल्हम्दुलिल्लाह काम करने का और काम सीखने का मौका मिला काफ़ी अर्सा, वहाँ पे काम किया। वहाँ का एक्सपोजर खैर बहुत अच्छा रहा। यहाँ फिर आके मुश्किल लगा काम। बहुत सारे लोग जो है वो स्किन के इशू से रिलेटेड जो है बात कर रहे होते हैं, वो भी आपको कमेंट्स आते होंगे, हाँ, जाहिर आप हाँ। देखते हैं। और अभी स्मोक बहुत चल रही है, तो जी। स्मोक से जहाँ सांस का प्रॉब्लम होता है, दूसरी तरफ आपकी स्किन बहुत डैमेज हो रही है। आई कैन फील कि मेरी स्किन पहले से कितनी ज़्यादा ख़राब हो बहुत गई है। ज़्यादा। हाँ तो जी। इस तरह के किस तरह के इश्यूज आते हैं आपके पास? सबसे ज़्यादा तो इस वाले वेदर में हमारे पास डिहाइड्रेशन आई स्किन की, क्योंकि वेदर चेंज हुआ था, प्यास लग नहीं रही थी, पानी नहीं पिया गया और ऊपर से स्मोक थी। इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दो ऐसे इफ़ेक्ट्स आ गए स्किन के ऊपर कि वो हैप्पी नहीं रह सकी। फिर उसमें हमने ये किया कि सबसे पहले तो हमने ये मस्ट कर दिया कि हम जो भी ट्रीटमेंट देने लगे उससे पहले हम हाइड्रा फेशियल कर देते हैं। उससे ये होता है कि स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है। तो ज़्यादातर मुझे फ्लेकी स्किन, डिहाइड्रेटेड स्किन और या फिर पैचेस, वो भी हुआ कि बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रेकल्स और ऐसे पैचेस वाले लोग आए इस पूरे स्मोक वाले वक्त में कि वो बेशक अभी पड़े थे, बहुत न्यूली वो जनरेटेड टैग्स और सारा कुछ था, लेकिन वो इतना ज़्यादा मुश्किल से जा रहे हैं कि वो मुझे समझ नहीं आई। वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो गए हैं। वो आपकी हम फर्स्ट लेयर के ऊपर तक, मतलब इतनी जल्दी तो अभी फर्स्ट सेकंड लेयर पे ही होता है ना काम, तो वो थर्ड लेयर तक चला गया था कि लाइक हमने केमिकल पील्स भी कर दी, कार्बन पील्स भी कर दी, लेकिन वो बेचारा मुझे थर्ड डे वही पिक्चर्स भेज रहा है कि नहीं यार ये नहीं जा रहा है। तो स्मोक ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ की और हमारे मतलब हमारे प्रोफेशन को, हमें अपनी डिग्रीज में ये लगा कि यार स्मोक के साथ कैसे चलना है, हमें ये पढ़ाया जाए। आइंदा मैं कहूँगी कॉलेजेस में जो BS एस्थेटिक्स और MS करवा रहे हैं कि भाई इसके अंदर ये आप ऐड करें कि जो आपको वेदर की इतनी वो आती है उसको कैसे ट्रीट करना है। तो मुश्किल था। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी स्मोक से अभी फेस, सब लोग स्मोक को फेस कर रहे हैं, तो किन किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा मोटी लेयर पे मॉइस्चराइज्ड रखो स्किन के ऊपर, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही। हम सन ब्लॉक को खैर फिर भी लगाएंगे, सन ब्लॉक लगा के, और आप उसको कोशिश करो कि उसके अंदर SPF कंट्रोल तो आप दे रहे हो, लेकिन आपको मॉइस्चराइज्ड स्किन चाहिए बहुत ज़्यादा, ताकि जो हवा की ड्राइनेस है वो आपकी पोर्स को ख़राब ना करे, आपकी पोर्स को ओपन ना करे, या आपको इस तरह की टैनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी वाली टैनिंग भी आ रही है इस वेदर में ड्राइनेस की वजह से। तो जो लोग बेचारे अच्छे कॉम्प्लेक्शन के थे वो भी हमें गिला कर रहे हैं कि हम सांवले होते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये मॉइस्चराइज रखें स्किन को, और पानी बहुत ज़्यादा पिए। बेशक दिल कर रहा है नहीं कर रहा है, आप पानी बहुत ज़्यादा पिए। ओके। आजकल जो बहुत एक इन है, वाइट होने का शौक है हर लड़की को, और बल्कि अब तो लड़के भी करवा रहे हैं। उसके अलावा हमें नहीं पता प्रोडक्ट्स कैसे हैं, सस्ते हैं या हमारे लिए कितने मतलब अंदर जा कितने नुकसानदा होंगे, कितने लगवाने चाहिए, नहीं लगवाने चाहिए, कितना रिलाय करना चाहिए इनके ऊपर? रिलाय तो इन पर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप लोग अपनी खुराक को अच्छा करें, अपना जंक फूड कम करें, अपना क्लीन डाइट के ऊपर आएँ। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ, जो बच्चा, मुझे आजकल लड़कियाँ मेरे पास आती हैं, हमारी शादी है 2 महीने में और ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स लगा दें, तो मैं उन्हें पूछती हूँ कि यार तुम्हारी बॉडी में कितना क्लीन फूड है और कितना जंक फूड है। अब जंक फूड बच्चे नहीं, मेरे अपने बच्चे भी नहीं छोड़ते, मैं खुद नहीं छोड़ सकती, तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम 20% जंक फूड को खा लेते हैं दिन में और हम 80% क्लीन फूड को खा लेते हैं। ठीक है। जब जो बच्चा इसके ऊपर आने को तैयार हो जाता है, यंग कॉलेज गर्ल्स ये ज़्यादातर, लेकिन उसे वाइट कैसे हूँ, वाइट होना है सब। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि अब हम भी वाइट कैसे कर रहे हैं। ये भी कोई हम स्टीरॉइड तो लगा नहीं रहे, ठीक है। माइकल जैक्सन वाली वाइटनिंग तो ये है नहीं कि हमने फुल बॉडी सर्जरी कर दी, ठीक है। इसमें ये हो रहा है कि हम आपके कोलोन को, आपके स्टमक को, आपके लीवर को क्लींस कर रहे हैं। ये एक IV कॉकटेल है जिसमें स्कॉर्बिक एसिड, ग्लूटाथायोन और ये सब यूज़ करके हम आपका इंटरनल क्लींस कर रहे हैं। जब वो क्लींस हो जाता है, वो सारा कुछ जो आपके क्लोन के साथ चिपका था और वो जो सारा आपका लीवर के साथ था, वो जब क्लीन होता है तो आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो और एक वो वाइटनिंग आना शुरू हो जाती है नेचुरली। ठीक है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप ये अपनी डाइट को क्लीन करें, अपनी डाइट में सब्जियां और दालें भी इस्तेमाल करें, फ्रूट्स को, दूध को भी इस्तेमाल करें। जब कोई मेरे साथ ये वादा कर लेता है, फिर मैं उसको ग्लूटा की ड्रिप लगा देती हूँ। लेकिन जो ये वादा नहीं करता, उसको ग्लूटा की ड्रिप लगाना बस ऐसे ही है कि वक्ती आपने उसको एक बूस्ट दिया, उसने घर जाके फिर वही गंद बला खाया और वो फिर वापस आपके पास आएगा और कहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वाइटनिंग के इंजेक्शन एंड
ड्रिप्स नुकसानदाह होते हैं आपके, जैसे कहते हैं किडनी पे इफेक्ट करते हैं, किडनी liver पे इफेक्ट करते हैं ये तब जब एक तो आपको ये नहीं पता कि आपने क्या डोज किस एज को देनी है। आपने अगर 40 अबव कोई आके आपको कह रहा है कि मुझे ग्लूटा की ड्रिप लगवानी है, तो पहले उसके सारे वाइटल्स लें, उसके सारे ज़रूरी टेस्ट करवाएं। उनकी वुमेन प्रोफाइल एक होती है, वो पूरी प्रोफाइल लें कि उनकी बॉडी में किस किस चीज़ की कमी है, हमने कैसे लेके चलना है। जब आपको पता ही नहीं है, लाइक हमारे अंदर विटामिन D3 पूरा है, हमारे अंदर कैल्शियम पूरा है, हम उसको 6,000 IU की ड्रिप्स दे देंगे तो एक चीज़ वो तो कैल्शियम तो जाके बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, फिर उसका किडनियों पे ही असर होगा ना। हमारी किडनियाँ कितना कोई साफ कर लेंगी हमारे उस मसले को। तो हमें उससे पहले सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए। यंग बच्चे जो कह रहे होते हैं उनकी क्योंकि एक्सर्शन होती है और उनकी एज ऐसी होती है कि उनको ये चीज़ें ज़्यादा नुकसान नहीं देती, तो लेकिन जो लेट एज में ऐसा काम करवाएं उनको चाहिए कि सारे, अव्वल तो मैं यंग बच्चों को भी कहती हूँ कि आप पहले अपने सारे टेस्ट करवा लो, सारा कुछ करवा के फिर मेरे पास आओ, ताकि मेरे पास एक क्लियर बुक हो कि मैंने आपको कैसे लेके चलना है। तो बस अंधाधुंध आजकल ये हो रहा है कि जी हाँ, क्योंकि वो हमें उसमें बचत बहुत ज़्यादा है, हमें वो उसमें पैसे बहुत बचते हैं, तो कोई डॉक्टर को आप भी अभी जाके कहो कि मुझे ड्रिप लगा दो, वो फ़ौरन आपको लगा के बिठा देगा। वो भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आपका आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हैं। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन सब मालूमात से आपको कितना फ़ायदा हुआ और मज़ीद आप क्या पूछना चाहते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।